डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा फ्रॉम सीबी सिंह लॉ कॉलेज। जैसा कि आपका लेक्चर लगातार चलता आ रहा है, आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है लेक्चर दिया हुआ है और आगे ये जारी रहेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि चौथा पेपर जो आपका है वो आपका लॉ ऑफ टार्ट है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड यूनिट मैंने आपको पढ़ाया जस्ट। इससे पहले मैंने पहले यूनिट में पढ़ाया, सिलेबस बताने के बाद पहला यूनिट कंप्लीट करा और उसमें जो दूसरा यूनिट है तो उसमें जनरल एक्सेप्शन की बात कही गई है। तो जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में मैंने वॉलंटी नॉन फिट इंजरिया बताया और साइंटी नॉन फिट इंजरिया बताया। दोनों बताने के बाद एक तीसरा भी उसी में जो एक्सेप्शन दिया हुआ है वो आवश्यकता का एक्सेप्शन दिया हुआ है। तो वास्तव में आवश्यकता के बारे में अपवाद क्यों दिया गया है? प्रतिवादी को बचने के लिए ऐसा अपवाद दिया गया है, यानी कि वादी जो है वो वादी के विपक्ष में ये सारे अपवाद दिए गए हैं आवश्यकता के। यानी कि जब कोई हानि ऐसी होती है जबकि किसी बड़े आसन्न संकट को हटाने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई क्षति कारित कर दी जाती है, तो ऐसी दशाओं में उसे प्रतिवादी को छूट दी जाती है, यानी कि दायित्व से मुक्ति दी जाती है। क्या यह उचित है और कितना उचित है इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात कही गई है। जो ये अपवाद है कंपनसेशन से मुक्ति के बारे में हमारे लॉ ऑफ टार्ट में प्रोविजन देता है। क्या यह प्रोविजन कहीं और भी है? क्या यह आपराधिक दायित्वों से मुक्ति भी देता है? तो इसके बारे में हम आईपीसी में जाते हैं। आईपीसी में हम देखते हैं तो वहां हमने देखा कि सेक्शन 81 जो है वो आईपीसी का सेक्शन 81 बताता है कि जो भी ऐसी कोई अपहानि है जो कि बृहद तौर पर होने वाली है, ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सामान्य क्षुद्र किस्म की या छोटी किस्म की अपहानि कारित कर सकता है। यानी कि उनका एक ही मकसद है, एक ही इंटेंशन है कि किसी गंभीर प्रकृति के मामले को दूर करने के लिए अगर छोटे लघु किस्म के अपराध हो जाते हैं तो ऐसे अपराधों से जो है मुक्ति दी जा सकती है। यानी कि ऐसे मामलों को में राहत उस अभियुक्त को दी जा सकती है कि उसने बड़े गंभीर आसन्न संकट को दूर करने के लिए किसी अपहानि को या किसी जो है अपराध को कारित किया। सीधी सी बात है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आईपीसी के सेक्शन 81 में मिलेंगे। मूल रूप से उसमें एक जो है केस है आर बनाम डडले एवं स्टीफेंस का केस है, 1884 का था वो केस और वो बहुत ही चर्चित मामला था। उस मामले में जो कि मैं उसके जनरल फैक्ट को बताना चाहता हूं वो ताकि स्टूडेंट बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ सकें। वो एक ऐसा मामला होता है कि जिसमें चार लोग एक नाव में सफर कर रहे होते हैं। अचानक हवा एक भयंकर तूफान आता है और वो समुद्र में खो जाते हैं। चारों एक ही नाव पे सवार होते हैं जिसमें से 3 वयस्क होते हैं और जबकि चौथा एक लड़का होता है जिसकी एज मात्र 17 साल की होती है, जिसका नाम पार्कर होता है। ठीक है, तो 3 लोग जो वयस्क लोग होते हैं वो और एक वो पार्कर जो कि चौथा नाबालिग लड़का था, ये चारों उस भयंकर तूफान में उस समुद्र में खो जाते हैं। तो ऐसी दशाओं में वो कई महीनों तक जो है कई दिनों तक भूख प्यास से जो है तड़पते रहते हैं। अचानक उनको लगने लगता है कि मतलब कि हम लोग तो भूख से मर जाएंगे। तो उसमें से जो 3 लोग जो वयस्क लोग थे उसमें से 2 ने ये कहा कि देखिए हम लोग मर जाएंगे, इससे बेहतर है ये जो
लड़का है ये वैसे भी एकदम भूख की वजह से एकदम दुबला होता चला जा रहा है और पिछले 17-18 दिनों में ये बहुत जो है एकदम दुबला हो गया है और ये मर जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग इसे मार कर और खा लें तो कई दिनों तक हम जो है जीवित रह सकते हैं। तो उनकी इस बातों पर जो तीसरा वाला व्यक्ति ब्रूक्स था उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, अरे किसी की जान लेना गलत है। उसने कंसेंट अपनी सहमति नहीं दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब एकदम भूख से एकदम महीनों गुजर गए तो ऐसी दशाओं में उनने क्या किया कि मतलब जो है दो लोगों ने मतलब उसको मिलकर के मार दिया और तीसरे की सहमत के बिना ही दोनों वयस्कों ने तीसरे उस जो चौथे लड़के नाबालिग लड़कों को मार दिया और मार करके तीनों लोगों ने यानी कि तीनों वयस्कों ने मिल करके उसके मांस को खाया और कई दिनों तक जीवित रहे। अंततः उनकी जो नाव थी वो मतलब जो है समुद्र के किनारे पहुंची और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कहा तो इन्होंने प्रतिवाद ये रखा कि ये आवश्यकता के सिद्धांत का पालन करते हुए कि जब कहते हैं ना कि मतलब अपना भला भला जग माही, तो सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कोर्ट से कि महोदय मेरी जान जाने वाली थी, एकदम जाने से बेहतर था कि हम कुछ भी करते और इतनी आवश्यकता हो गई थी कि हमें वहां जो है ऐसा कार्य करने पर हमारी मजबूरी हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया और इस वजह से हमें किसी अपराध के लिए दायी न ठहराया जाए और मुझे इस आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा हो तब तो आपने कोर्ट ने कहा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप केवल आवश्यकता मात्र के आधार पे आप किसी की जान नहीं ले सकते, ये गलत है। यानी कि अगर आप बहुत बड़े हितैषी होते, बहुत मतलब जो है अच्छे इंसान होते और लोक हित की बात समझने वाले होते तो आपने ही क्यों नहीं अपना जान त्याग दिया और अन्य लोगों को जीवित रहने दिया होता। अपनी जो है स्वतः अपने मांस का भक्षण कराने के लिए कह दिए होते कि आप लोग मुझे मारकर खा जाइए, आप लोग जीवित रहिए। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने उनके किसी प्लीडिंग्स को स्वीकार नहीं किया और उन्हें दोषी करार दिया। तो मेरा बताने का एक सीधा सा फैक्ट था कि आईपीसी के सेक्शन 81 में जो एक सूत्र दिया हुआ है वो सूत्र है क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, यानी कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। ये बात सही है, लेकिन क्या जो है ऐसे मामले में ऐसी दशा में आवश्यकता का भी एक जो है एक लिमिटेशन है। वो ये कहता है कि किसी बड़ी आसन्न संकट को हटाने के लिए उससे छोटी अपहानि की कार्य की जाए, ना कि जो है अपनी जो है जान बचाने के लिए किसी दूसरे को जो है मार दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो सीधी सी बात है। उसमें दूसरा एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जो फर्स्ट जो है रूल है वो एक लैटिन जो है मैगजीन्स है वो सैलस पॉपुलि सुप्रीमा लेक्स, यानी कि विधि जनहित जो जन भावना होती है वो जो है जन भावना सर्वोच्च विधि होती है, यानी कि जो लोक भावना का सिद्धांत है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि वो विधि से सर्वोच्च है। लोक कल्याणकारी होना विधि से सर्वोच्च है, यानी कि कहने का सीधा सा ये मतलब है लोक कल्याण की भावना विधि से सर्वोच्च होती है। इस बात को सैलस पॉपुलि सुप्रीमा लेक्स बताता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो बात कही गई है कि जो है लोक कल्याण विधि से सर्वोच्च होता है या जन कल्याण विधि से ऊपर होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे कि मूल रूप से आवश्यकता के जो सालिएंट फीचर्स हैं, जो कि एसेंशियल पॉइंट्स हैं, वो हो जाते हैं। पहला ये है कि आवश्यकता का कारण स्वयं प्रतिवादी न रहा हो। देखिए सीधी सी बात है कि आवश्यकता का कारण स्वयं प्रतिवादी ना रहा हो। इससे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो वादी को चोट पहुंची है और वादी ने मुकदमा दायर किया है, वो जो चोट थी उसका कारण यही थे
और कारण होने का जो भी कारण था वो भी इन्हीं के कारण उत्पन्न हुआ था, यानी कि प्रतिवादी के कारण ही वो कारण उत्पन्न हुआ था। तो ऐसी दशाओं में कभी भी प्रतिवादी अपना बचाव आवश्यकता के आधार पर नहीं कर सकता। दूसरा है खतरा गंभीर और आसन्न हो। ऐसा खतरा हो कि जो कि टाला नहीं जा सकता है, उसको टालने के लिए कोई ना कोई अपहानि करनी मजबूरी बन जाए। ऐसी दशाओं में ही इस आवश्यकता के सिद्धांत का फायदा लिया जा सकता है। यानी कि जो ऐसा मामला होता है तो ऐसे मामले में ये गंभीर खतरा और आसन्न संकट अवश्य होना चाहिए। अगला है किया गया नुकसान कम हो। उस आसन्न संकट की अपेक्षा जो आपने नुकसान किया है वो नुकसान कम होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। इसमें ये कहा गया है कि तीनों चीजें अब देखते हैं। सीधी सी बात है कि पहला कि जो वो संकट आया है, जो वो नुकसानी हुई है, उसका कारण जो ऐसी आवश्यकता के जन्म लेने का कारण रही है वो प्रतिवादी का कार्य न रहा हो। एक बात। दूसरी बात, ऐसा संकट गंभीर प्रवृत्ति का और आसन्न संकट होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो नुकसानी आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत मांग रहा है प्रतिवादी, वो जो नुकसानी हुई है वो उस जो कि ऐसा कार्य क्षति न होती तो वो जो पूर्व की क्षति होती, यानी कि जो आसन्न गंभीर संकट था वो उससे बहुत ज्यादा नुकसानी होती, तो उससे और उसको हटाने के लिए प्रतिवादी ने इस छोटी लघु किस्म की जो है क्षति कारित करी। तो ऐसी दशाएं उत्पन्न अवश्य होनी चाहिए, तभी प्रतिवादी को आवश्यकता के सिद्धांत का फायदा दिया जा सकता है या प्रतिरक्षा की जा सकती है प्रतिवादी की। अब इसके कुछ प्रमुख वाद दिए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कई प्रमुख वाद जो दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला मामला पोप वर्सेस शार्प का मामला था, जो कि 1891 में आया हुआ था। सीधी सी बात है, इस वाद में क्या था कि जो वादी था उसकी जमीन उसने अपने जो है मतलब खेलने के लिए उसने अपना बाड़ा लगा रखा था और बगल में प्रतिवादी की जमीन थी। प्रतिवादी की जमीन में आग लग जाती है तो वो आग फैलने लगती है, तो प्रतिवादी क्या करता है कि वादी की जमीन में आग को फैल न जाए इसलिए वह वादी की जमीन में घुस जाता है और घुस करके उसकी जमीन में पहले से ही पानी का छिड़काव कर देता है, ताकि वहां जो उसकी जमीन में यानी कि खुद प्रतिवादी की जमीन में जो आग लगी हुई है उसकी आग उसका प्रसार वादी की जमीन में न पहुंचे। इस कारण जो है वो उसकी जमीन में घुस जाता है। तो कोर्ट ने कहा ये मामला अतिचार का नहीं है, ये मामला अतिचार का नहीं हो सकता है। अतिचार का ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिरक्षा देता है, यानी कि जो ये आवश्यकता का सिद्धांत है, ऐसी दशाओं में जबकि कोई बड़ी अपहानि यानी कि बहुत ज्यादा आग का प्रसार हो जाता और वादी की अन्य संपत्तियां भी जल जाती, ऐसे कारणों को बचाने के लिए, ऐसे गंभीर घटना को बचाने के लिए प्रतिवादी ने वादी की जमीन में जा करके उस आग को पहले से ही बुझाने का इंतजाम किया, जो कि प्रतिवादी की खुद की जमीन में लगी हुई थी, ताकि वादी की जमीन में आग ना लगे। तो यहाँ प्रतिवादी को पूर्ण रूप से बचाव प्राप्त हुआ। दूसरा केस है लेयर बनाम ग्लैडस्टोन 1909 का। ये बहुत ही चर्चित केस था। इसमें जो है इसमें ये हुआ था कि एक महिला थी जो कि कारावास से जो है सजा दी गई हुई थी, उनको कारावास का जो है वो सजा काट रही थी। तो ऐसे दौरान में उसने क्या किया कि मतलब उसने उसी जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल जब उसने शुरू कर दी तो ऐसी दशाओं में सबको लगा कि वो मर जाएगी, तो उस मरने से बचाने के लिए प्रतिवादी इत्यादि ने उसे जबरदस्ती भोजन करा दिया उसी जेल में। तो महिला ने कहा ये तो बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ, मुझे जो है मेरा हड़ताल तोड़वा दिया इन्होंने। तो कोर्ट ने कहा देखिए संप्रहार बैटरी
मतलब इत्यादि के मामलों में ऐसा करना बहुत ही उचित है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है तो उसको मृत्यु से बचाने के लिए ऐसा संप्रहार करना गलत नहीं है, न्यायोचित है। तो ऐसे मामले में कहा गया कि जो है लेह बनाम ग्लैडस्टोन में प्रतिवादी को पूर्ण रूप से बचाव प्रदान किया गया। एक ये किर्क बनाम ग्रेगरी का मामला है, 1876 का मामला है। आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 56 में ये केस फिर से पाएंगे। आप देखेंगे कि असंभाव्यता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का एक सिद्धांत है, वो इसे कोरिलेट करता है। वहां का ये बेस्ट केस भी है, किर्क बनाम ग्रेगरी। आप देखेंगे, अपना देखिएगा आप, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन 56 है, उसमें ये केस आपको महत्वपूर्ण ढंग से मिलेगा। तो इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति होता है, वो बहुत मतलब जो है मृत्यु के करीब होता है, तो और मृत्यु के करीब होता है तो अपने जो जवाहरात वगैरह थे एक जो है रूम में रख देता है और वो ताला वगैरह बंद कर देता है। तो ऐसी दशाओं में वो अपनी साली को बता देता है कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ अपना सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। तो उसके बाद उसकी साली उस जवाहरात के चोरी के भय से उस वहां से कुछ महंगे जवाहरात को निकाल करके दूसरे जगह पे रख देती है ताकि कोई चुरा ना सके, और वो जिस जगह पे रखती है वहां से चोरी हो जाता है। तो ऐसी दशा में जो उसके जो व्यक्ति वास्तव में मरा, उसके उत्तराधिकारी जो थे, यानी कि जो इनकी बहन के जो लड़के थे, जो मृतक की साली थी, यानी कि मृतक के बच्चे जो है उस पर एक केस लाते हैं अपनी मासी पर। वो कहते हैं कि जो है इन्होंने जो है अगर वहां से जो है जवाहरात न निकाले होते तो हमारे जवाहरात चोरी ना होते, इसलिए इनको जो है उस जवाहरात की चोरी के एवज में क्षतिपूर्ति दिलाई जाए हम लोगों को। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि वास्तव में अगर वो जवाहरात जहां पड़े थे वहीं पड़े रहते तो आज वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, और इन्होंने बिना बताए ही उसको अलग स्थान पर ले जाकर रखा और जहां चोरी हो गई तो चूंकि ये प्राइवेसी का हनन था, इसलिए जो है एक प्रकार से अत्याचार भी था। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने साली को उत्तरदायी ठहराया क्षतिपूर्ति के लिए। एक और है साउथ कोर्ट कारपोरेशन बनाम ईस्टो पेट्रोलियम कंपनी 1956। इस केस में क्या था, देखिए, आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिवादी को उसका फायदा तभी मिल सकता है जब किसी बड़े और गंभीर आसन्न संकट को दूर करने के लिए छोटी क्षति कारित कर दी गई हो। तो ऐसी दशा में कोर्ट प्रतिवादी को उन्मुक्ति दे देता है या उसे उत्तरदायी नहीं ठहराता है या दायित्वाधीन कर देता है। सीधी सी बात है। ऐसी दशाओं में, जबकि इस केस में आप देखेंगे साउथ पोर्ट कारपोरेशन बनाम ईस्टो पेट्रोलियम कंपनी जो 1956 का केस था, इस केस में क्या हुआ कि एक मालवाहक जहाज था, उसमें कुछ और यात्री भी सफर कर रहे थे। माल इतना ज्यादा था कि जैसे ही वह समुद्र में पहुंचा वो उसकी स्थिति डूबने लगी। ऐसा हुआ कि वजन भारी होने की वजह से जहाज डूबने की परिस्थिति में आ गया। तो ऐसी दशा में जो उसके कैप्टन थे उन्होंने क्या किया कि जो माल था, कुछ जो सामान था उसमें से निकाल करके उन्होंने समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और फेंक करके उन्होंने वजन को संतुलित कर दिया, यानी कि जहाज को डूबने से बचा लिया। ऐसी दशाओं में जो उस सामान के मालिक थे, जिस सामान को उस कैप्टन ने फेंका था, उसके मालिक ने केस किया कि हमारा सामान बहुत कीमती था, इन्होंने लापरवाही करके मेरे सामान को फेंक दिया, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई है। कोर्ट ने कहा देखिए, इसी सूत्र का जो साइलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स का सूत्र है, उन्होंने कहा देखिए जनहित सर्वोच्च विधि है, यानी कि जनता का कल्याण करना ही सर्वोच्च विधि है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन की बात आती है, जीवन को बचाने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि जो कैप्टन का कार्य है वो एक लोक कल्याण से
प्रेरित होकर कार्य किया गया है, ऐसी दशाओं में आपको यानी कि प्रतिवादी को कोई क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है और वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जन कल्याण की भावनाओं पर से मतलब जो है प्रेरित होकर के कैप्टन का कार्य उस समय टोटली जस्टिफाइड था, इसलिए प्रतिवादी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से हमने आज यही इसका लास्ट टॉपिक था जनरली, जो कि आवश्यकता के सिद्धांत के जो चारों केसेस दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ से कोरिलेट करके जो सेक्शन 81 का जो आईपीसी का सेक्शन है वो भी आपको कोरिलेट करके बताया, ये जो कि आईपीसी में दिया हुआ है आर डे बनाम स्टीफन का जो केस है 1884 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीसी के लिए है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि आवश्यकता विधि से सर्वोच्च होती है, उन्होंने भी माना है। तो ये बहुत चीजें हैं, लेकिन अब इतना भी ना हो कि मतलब ओवर कर जाए, ओवरलैप भी ना होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स का जो ये सूत्र है ये यही कहता है कि जो जन कल्याण की भावना है, जो जन कल्याण है वो विधि से सर्वोच्च होती है, ऐसी दशाओं में विधि से भी उच्च होती है। तो इस तरह से हमने इन चारों केसेस के बारे में अध्ययन किया, इसके आवश्यक तत्वों को जाना और इसके दो प्रकार भी बताए गए हैं, एक लोक कल्याण लोक आवश्यकता और दूसरी प्राइवेट आवश्यकता। लोक आवश्यकता का मैंने बताया कि जब वो जहाज डूब रहा था यानी कि कई लोग उसमें सवार थे, ये कई जनहित की भावना थी, कई लोग मर जाते, ऐसी दशाओं में अगर कोई उचित कार्य किया जाता है तो वो निश्चित रूप से वो लोक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिगत आवश्यकता वो होती है जिसमें पर्सनली अपने आप को बचाने के लिए आपने किसी को छोटा सा टक्कर मार दिया, यानी कि एक बहुत बड़ी घटना हो जाती कि व्यक्ति की मौत हो जाती। ऐसी दशाओं में अगर किसी को थोड़ा सा धक्का लग गया, मान लो उसका हाथ टूट गया, किसी के मेरे जान को बचने के लिए अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो ऐसी दशाओं में भी यहाँ वही व्यक्तिगत आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। ऐसी दशा में मुझे पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। इस तरह से हमने आज के टॉपिक को पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया है। आप अच्छे ढंग से अध्ययन करते रहिएगा। आज के लिए थैंक यू।